मंच पर विराजमान भाई श्री मनोज पटेल जी, सुदर्शन गुप्ता जी, रमेश मेंदोला, बहन उषा ठाकुर, मालिनी गौड़, महेंद्र हाड़िया, भाई कैलाश विजय वर्गीश, भाई जीतू, भाई रोजेश सोनकर जी, राजेश, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और इंदौर के जागरूक प्यारे भाई और बहनों, मैं इंदौर बहुत बार आया हूं। संगठन का काम करने के लिए भी आता था, चुनाव सभाओं को संबोधित करने के लिए भी आया हूं। पिछले चुनाव में भी आया था, लेकिन ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। जितनी भीड़ इस मैदान में है, उससे ज्यादा भीड़ एयरपोर्ट से यहां तक आने पर पूरे रास्ते भर लोग भाजपा भाजपा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, 25 तारीख को आप मतदान करने वाले हैं। 25 तारीख का आपका मतदान ये सिर्फ विधायक चुनने के लिए नहीं है। 25 तारीख का आपका मतदान ये सिर्फ इंदौर का भला करने के लिए नहीं है। 25 तारीख का आपका मतदान मध्य प्रदेश में सिर्फ सरकार बनाना है, इतना नहीं है। भाइयों बहनों, 25 तारीख का आपका मतदान मध्य प्रदेश की भाग्य रेखा अंकित करने के लिए है। आप मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं या मध्य प्रदेश को पीछे? फैसला इसका करना है। और अगर पीछे जाना है तो 10 साल पहले के जरा याद कर लो वो दिन। बंटाधार कर दिया था। बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हो। और अगर कहीं किसी कोने में भी गलती हो गई और अगर फिर 5 वर्ष के लिए फंस गए तो वो नुकसान 5 साल का नहीं, 50 साल का नुकसान होगा। मैं आपको कहने आया। भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको तय करना है कि आप यहां की भलाई चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो। मेरे नौजवान मित्रों, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, क्या चाहिए आपको? नौजवान, आपको क्या चाहिए? मोदी तो है। मेरे नौजवानों,
नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान को अवसर चाहिए, नौजवान को चुनौतियों स्वीकार करने का मौका मिलना चाहिए, नौजवान को अपने हाथों से अपना भाग्य बनाने के लिए खुला मैदान मिलना चाहिए। आप मेरे नौजवान मित्र बताओ, आज पढ़ाई करने के बाद आप विश्वास से कह सकते हो कि आपके भाग्य का क्या होगा? यह सुरक्षा, ये अनिश्चितता अगर देश के नौजवान के मन में है तो देश का नौजवान जो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, वो देश के लिए क्या कर पाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमें विकास करना है तो हमें नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो, इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। वो चाहे कृषि विकास से हो, चाहे औद्योगिक विकास से हो, या चाहे सर्विस सेक्टर से हो, लेकिन अगर हमें विकास करना है तो विकास हमारे देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रख के करना होगा, देश के नौजवानों को ध्यान में रख के करना होगा। और जब मैं नौजवान कहता हूं, वो मतलब सिर्फ शहर के नौजवान की बात नहीं करता, गांव गरीब किसान के बेटे की भी बात कर रहा हूं, आदिवासी बेटे की भी बात कर रहा हूं, दलित पीड़ित शोषित के बेटे की भी बात कर रहा हूं। हर किसी को रोजगार का अवसर चाहिए, और रोजगार ऐसा आएगा कहां से? अगर विकास नहीं हो रहा है, नए नए निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है, रोजगार कहां से आएगा? भाइयों बहनों, मैं शिवराज जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। यूट्यूब पर भी डालिए। उन्होंने सरकार में न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी की चिंता की है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ी की भी चिंता की है। अब आपके मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में आजादी के बाद लंबा समय सारा कारोबार उन्हीं के पास रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 45,000 किलोमीटर रास्ते बने थे। करीब करीब 50 साल में 45,000 किलोमीटर रास्ते। शिवराज जी ने 10 साल के भीतर भीतर 90,000 पर पहुंचा दिया, 90,000 किलोमीटर। अब सवाल रास्तों की लंबाई का नहीं है, सवाल गांवों को जोड़ने वाले विषय से नहीं है। इतना बड़ा जब काम हुआ है तब पूंजी लगी होगी, मजदूर को मजदूरी मिली होगी, इंजीनियर को काम मिला होगा, क्लर्क को काम मिला होगा, काम करने के लिए लोग आए होंगे, किराए के मकान गए होंगे, लोगों को किराया मिला होगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाया होगा, पूरी पकौड़ी वाला कमाया होगा। जब विकास होता है तो आमदनी सबको होती है। भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा काम शिवराज जी की सरकार ने किया है।
ये मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा टूरिस्टों को आकर्षित करने की ताकत है तो वो जगह है मध्य प्रदेश। क्या कुछ नहीं है यहां में तो बेटा दादाजी बाहर ही जाएगा। पूरा हेरिटेज भरा पड़ा है, इतिहास के पन्ने पत्थरों पर लिखे पड़े हैं मित्रों, क्या कुछ नहीं है। लेकिन बंटाधार लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मित्रों, उनके कालखंड में सिर्फ 50 लाख लोग बाहर से मध्य प्रदेश में टूरिस्ट के नाते आते थे। 50 लाख। भाइयों बहनों, कम से कम पूंजी निवेश, ज्यादा से ज्यादा रोजगार और हर किसी को रोजगार। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, चॉकलेट बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, चूड़ी बेचने वाला, सब लोग कमाते हैं। टूरिज्म ऐसा व्यवसाय है, हर एक को रोजी रोटी मिलती है। कांग्रेस के शासनकाल में 50 लाख तक टूरिस्ट आते थे। शिवराज जी ने वो आंख 5 करोड़ पर पहुंचा दिया, 5 करोड़ पर। यहां की इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ होगा। पहले हमारे देश में आगरा के बाद टूरिस्टों को आकर्षित करने वाली जगह थी राजस्थान। बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी राजस्थान आते थे और किसी जमाने में हिंदुस्तान के टोटल टूरिज्म में राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था 5%। मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था 1.5-2%। आज भाइयों बहनों, शिवराज जी की दीर्घदृष्टि के कारण स्थिति बदल गई है। मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 5% और राजस्थान इतना पिछड़ गया है वो 2.8% पे आके अटक गया है। भाइयों बहनों, हम सर के मध्य प्रदेश के लोगों के सर पे कलंक लटका हुआ था। कहीं पर भी जाएं, मध्य प्रदेश तो ऐसे ही, लोग आंख मिला के देखते नहीं थे, हाथ मिलाते थे ऐसे ही। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्य में होती थी। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब बीमारू राज्य माने जाते थे। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमाल है कि आज मध्य प्रदेश के उस बीमारू के कलंक को मिटा दिया है। आज यहां का हर व्यक्ति सीना तान करके दुनिया में कह सकता है अब हमारा राज्य बीमारू नहीं है। और पड़ोस में राजस्थान का हाल देखिए, वो बद से बदतर हो गया और कांग्रेस वालों को अच्छा करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। वो लंबा सोच नहीं सकते, कहीं पर भी कुर्सी दिखी तो उनकी नजर वहीं अटक जाती है। कुर्सी के उस पार उनको कुछ दिखता नहीं है और उसके कारण राजस्थान पिछड़ता चला गया, मध्य प्रदेश संकटों से बाहर आता गया और आज नई ऊंचाइयों को पार कर गया। कृषि क्षेत्र में रिवॉल्यूशन किया है मित्रों, ऊर्जा के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन किया है। यही तो मध्य प्रदेश था, मैं यहां रहता था, मुझे मालूम है। दिन में पंखा चलाना मुश्किल हो जाता था, बिजली नहीं आती थी, मां बीमार हो पंखा नहीं चलता था, 10वीं 12वीं के एग्जाम हो, परिवार परेशान हो, रात को पढ़ना हो, बिजली नहीं है, बच्चा क्या पढ़ेगा। ये दिन थे कि नहीं थे? देखिए, अरे नई नई घर में बल्ब आती थी, टीवी सेट होता था,
सास भी कहूं बहू देखने का मन करता था, लेकिन टीवी नहीं चलता था, बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी। भाइयों बहनों, आज अटल ज्योति योजना के कारण 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम आज मध्य प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, ये अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता था, अगर हम रोजगार देना चाहते हैं तो हमने स्किल डेवलपमेंट पे बल देना पड़ेगा। हमारे पास भुजाएं हैं, हाथ में हुनर होना चाहिए, उंगलियों में हुनर होना चाहिए, और उसके लिए नौजवानों की शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। सारी दुनिया में तो, चाहे अमेरिका ले लो, चाइना ले लो, सारी दुनिया एक बात पर बल दे रही है, स्किल डेवलपमेंट। एक अकेला हिंदुस्तान है जो पता नहीं धीरे धीरे चाल चल रहा है। आपको हैरानी होगी, इतना बड़ा हिंदुस्तान और भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट का बजट कितना है मालूम है? सिर्फ 1000 करोड़ रुपया। और गुजरात इतना छोटा प्रदेश, एक कोने में, वो भी रात रेगिस्तान, उधर पाकिस्तान, उतना छोटा राज्य पाकिस्तान का बोलो। भाइयों बहनों, इतने बड़े हिंदुस्तान के लिए स्किल डेवलपमेंट का बजट 1000 करोड़। गुजरात का स्किल डेवलपमेंट का बजट है 800 करोड़ रुपया। दिल्ली सरकार को प्रायोरिटी को समझ नहीं आ रही मित्रों, कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह देश 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। अगर 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है, तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ी युवा शक्ति हमारे साथ है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए युवा ये सिर्फ वोटर है, हमारे लिए युवा एक पावर है, युवा हिंदुस्तान का पावर है। हमें युवा को एम्पावर करना होगा। ये जब स्किल डेवलपमेंट का दुनिया भर में तूफान चला, मैंने भी एक बार हमारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी तो बड़ा जोरदार भाषण दे दिया। वहां धीरे धीरे स्किल डेवलपमेंट पे भारत सरकार काम करने लगी। किया क्या? पहले उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योजना बनाई। 25 दिन के बाद उसके नीचे एक दूसरा बच्चा पैदा कर दिया, और 2.5 साल तक कोई काम नहीं किया, सब कुछ मौन, पूरी सरकार मौन। लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने 2.5 साल के बाद एक एडवाइजर को नियुक्त किया। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर अभी 2013 में क्या किया? 4 साल के बाद जितनी कमेटियां बनाई थी सारी भंग कर दी और एक नई कमेटी बना दी। आप देखिए साहब, एक कमेटियां ही कमेटियां बनाते रहते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। मुझे लगता है वो कमेटियां बनाने का स्किल डेवलप कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों का स्किल डेवलप हो इसके लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। अगर ये स्थिति है तो नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना ही नहीं है। भाइयों बहनों, जब मैडम सोनिया जी और राहुल जी और प्रधानमंत्री जी 2009 में जब चुनाव के लिए आए थे, लोकसभा के लिए वोट मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने 2009 में वादा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो हर वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। भाइयों बहनों,
मैं आज इंदौर वालों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 1 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने के लिए वादा किया था। आपको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया है भाइयों? पूरी ताकत से बोलो, उनको सुनाई दे जरा। आपको रोजगार मिला है? दिल्ली सरकार ने आपको नौकरी दी है? दिल्ली सरकार ने आपके लिए कोई योजना की है? इसका मतलब वो झूठे वादे करते हैं ना, झूठे वादे करते हैं ना। क्या उनके वादों पर भरोसा करना चाहिए? उन्होंने वादा खिलाफी की, उन्होंने वादा तोड़ा, आप नाता तोड़ोगे? पक्का? जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो। भाइयों बहनों, आप कैसे भरोसा कर सकते हैं इन लोगों पर? और अभी फिर मैं हैरान हूं साहब, इस चुनाव के अंदर भांति भांति के वादे किए हैं। पता नहीं मेरी गुजरात की तिजोरी में उठाई लेके जाएंगे तो भी ये काम पूरा नहीं कर सकते। मैं उनको एक चैलेंज करता हूं। अभी 25 तारीख के पहले 2-3 दिन बाकी है ना, 3 दिन बाकी है। मैडम सोनिया जी, एक काम करो, एक काम करो। आपने कहा है कि आप गरीबों को 35 किलो गेहूं मुफ्त में दे देंगे, ऐसा कहा है ना? ऐसा कहा है भैया? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? कर्नाटक में किसकी सरकार है? आंध्र में किसकी सरकार है? इतना सारा यहां बोल रहे हो, वहां करके दिखाओ ना। क्यों महाराष्ट्र के लोगों के प्रति आपका प्यार नहीं है क्या? क्या कर्नाटक के लोग आपके नहीं है क्या? क्या आंध्र का गरीब आपका गरीब नहीं है क्या? अरे हिम्मत है, अभी 3 दिन बचे हैं मैडम सोनिया जी, आप वहां पर एक चीज लागू करके दिखाओ। मैं खुद यहां पब्लिकली आके कहूंगा कि भाई उन्होंने काम किया है, उन पे भरोसा करो। लेकिन नहीं करेंगे। ये वादे, ये सिर्फ चुनाव के लिए वादे किए जा रहे हैं। वोट बटोरने के लिए आपकी आंख में धूल झोंकी जा रही है। आप कहिए भैया, इन्होंने सरकार बनाने के बाद 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, ऐसा कहा था। ऐसे ढीला ढीला बोलोगे तो महंगाई कैसे जाएगी? महंगाई दूर करने के लिए कहा था, महंगाई दूर हुई, महंगाई कम हुई, महंगाई बढ़ी। अब बताइए, उन्होंने वादा खिलाफी की कि नहीं की? वादा खिलाफी की कि नहीं की? उन पे भरोसा करोगे? उन पे विश्वास करोगे? इनकी बातों पे कोई सच लगता है? भाइयों बहनों, और वो शाहजादे आकर के बोलते हैं शहजादे, हमें तो गरीबों की चिंता है। इनकी व्याख्या देखिए। अभी एक जगह पे उन्होंने कह दिया, गरीबी 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 कुछ होता नहीं है। गरीबी ये सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है। क्या ये गरीब की मजाक नहीं है दोस्तों? एक गरीब के पेट पर लात मारने का प्रयास नहीं है? ये नमक छिड़कने का काम नहीं है? क्या भाषा बोल रहे हो? और जिसके प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अभी एक निकाला है, प्लानिंग कमीशन ने निकाला है। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि किसी परिवार में 5 सदस्य हो और उस परिवार की इनकम, उनकी आय अगर 26 रुपया है तो वो गरीब नहीं है, वो अमीर हो गया। भाइयों मुझे समझाइए, 26 रुपया आय जिस परिवार की हो
गरीब है? जरा इनको समझ पड़े, ऐसे बोलो। 26 रुपया इनकम है, वो गरीब है? अरे प्रधानमंत्री जी, 26 रुपये में 300 ग्राम प्याज नहीं आती है, प्याज। और आपकी सरकार कहती है गरीब नहीं है। और दिल्ली में एक ऐसे विद्वान मंत्री है जी, बड़े विद्वान है, हर चीज का उनके पास जवाब होता है, हर बात का उनके पास तर्क होता है। और यहां के आपके बंटरावार से भी वो बड़े, उन्होंने भी कह दिया कि सब्जी और प्याज के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं कि गरीब पहले सिर्फ रोटी खाता था, अब वो 2-2 सब्जी खाता है। अब इनका क्या करना भाई? ना इनका क्या करना? ऐसे लोगों के हाथ में आपका भविष्य सलामत है क्या? जिनको यहां तक समझ नहीं है मित्रों, प्राइमरी नॉलेज नहीं है इनको कि गरीब परेशान किस बात से है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, इसका प्राथमिक ज्ञान नहीं है इन लोगों को। इतना ही नहीं, इसी महाशय ने एक दिन ऐसा कह दिया कि प्याज इसलिए महंगी हो गई है कि कच्छ के अंदर प्याज पैदा होती थी और कच्छ के अंदर अब उद्योग लग गए हैं, खेती खत्म हो गई है, इसलिए प्याज महंगा हो गया है। आपको इनकी बात पे भरोसा होता है भाई? अब इनको ये ज्ञान नहीं है कि कच्छ के अंदर रेगिस्तान है, पीने का पानी मुश्किल है, पीने का पानी। ये हमारी सरकार आने के बाद पीने का पानी पहुंचा है भैया, वहां तो रेगिस्तान भरा पड़ा है, वहां प्याज कहां पैदा होगी? लेकिन इनका ज्ञान यहां तक है। और ये देखिए लोग, मुझे बताइए, पिछले 10 दिन से मैडम यहां आती है मध्य प्रदेश में, बोलो ना, मैडम आती है, शहजादे आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तीनों लोग आए ना, बार बार आए ना, एक ने भी महंगाई का मां बोला क्या? क्यों नहीं भाई? क्या ये इनकी जिम्मेवारी नहीं है? जवाब देना चाहिए। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर है भाइयों। वो जनता को अपनी जेब में मानते हैं, जनता को जवाब देना वो उचित नहीं मानते हैं। और इसलिए महंगाई बढ़ने के बाद भी उन्होंने वादा किया था, वादा तोड़ने के बावजूद भी वो लोगों के बीच आकर के कहने को तैयार नहीं है कि भाई किस कारण से महंगाई कम नहीं हो रही है, किस कारण से महंगाई बढ़ रही है, जवाब देने को तैयार नहीं है। इतना अहंकार, क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे भाई? ऐसे लोगों को माफ करोगे? अरे जो सत्ता में बैठता है वो शासक नहीं होता है, वो जनता का सेवक होता है। अगर दिल्ली में बैठना है तो सेवक बनकर के बैठना होता है। भाइयों बहनों, जब अटल जी की सरकार थी तब हमारे देश में जो महंगाई थी उससे आज 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गई। इतना ही नहीं, इन्होंने कह दिया अब गैस के सिलेंडर 6 ही मिलेंगे। बताओ अब क्या करोगे भाई? 6 महीना सावन मास यही करोगे क्या? मैं हैरान हूं भाई, गरीब परिवार जाएगा कहां? और चिदंबरम साहब ने तो क्या कह दिया एक दिन, उन्होंने कहा कि आप 15 रुपये में बिस्लेरी बोतल का पानी पीते हो, 20 रुपये का आइसक्रीम खाते हो, और गेहूं चावल का 1 रुपया बढ़ जाता है तो चिल्लाते हो। क्या भाषा है इनकी? भाइयों बहनों, प्रजा के प्रति ये जो भाव है ना,
ये दस्त तो हटा ये अहंकार जो उनका प्रकट हो रहा है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, जिनको आपके लिए पीड़ा ना हो, दिल में दर्द ना हो, आपकी परवाह ना हो, वे कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। वे भाषण कर सकते हैं। और मैं तो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों से प्रार्थना करता हूं, एक काम करो, कोई करेगा नहीं मुझे मालूम है। पंडित नेहरू लोगों के बीच जाते थे तो क्या भाषण करते थे? निकालो। इंदिरा गांधी जाते थे, क्या भाषण करते थे? निकालो। राजीव गांधी जाते थे, क्या भाषण करते थे? निकालो। मैडम सोनिया जी, शाहजादे जाते हैं, क्या भाषण करते हैं? निकालो। भाइयों बहनों, मैं दावे से कहता हूं 100 में से 80 चीजें ये चारों पीढ़ी एक ही बात बोलती है। पहले दिन से गरीबों का गीत गाना, बस माला गरीब 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 गरीब, बस करना कुछ नहीं। एक पीढ़ी के 4 लोगों ने सरकारें संभाली और आज भी वही गीत गा रहे हैं जो पहले दिन से उन्होंने शुरू किया था। मतलब उनकी नाकामी का पुरावा है, ये नहीं कर सकते, तय हो चुका है मित्रों। और इसलिए हम कहते हैं भाई कि इनके भरोसे देश नहीं चल सकता है। अभी शाहजादे बहुत गुस्से में आते हैं तो पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। उन्होंने कह दिया भाजपा चोर है। बताइए, आज चौकीदार चोरी कर रहा है, उसकी तो कोई चर्चा नहीं हो रही है, और हम विपक्ष में बैठ करके आपके पापों का हिसाब मांगते हैं, इसलिए हम चोर हो गए। चोरी किसने की है? अरे तीनों लोक में चोरी करने का पाप किसने किया है? पाताल लोक भी नहीं छोड़ा, पृथ्वी लोक भी नहीं छोड़ा, आसमान भी नहीं छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया है। अरे तरंगे बेच खाई, तरंगे। कोयला खो गया, साथ साथ फाइल भी खो गई, पूरी सरकार खो गई। ये तो हाल करके रखा हुआ है। भाइयों बहनों, वे भ्रष्टाचार के संबंध में क्या करेंगे? देश को भ्रष्टाचार से कैसे बचाएंगे? विदेशों में जो धन पड़ा है उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो आकर के गरीबी के गीत गुनगुनाते हैं, गरीबों के आंख में जूल झोंकते हैं और गरीबों के नाम पर वोट मांगते हैं। भाइयों बहनों, मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, मैं देना चाहता हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस कालखंड में और आज भी दुनिया की कुछ संस्थाएं हैं जो सर्वे करती रहती है, तो वो कहते थे किस देश में सबसे ज्यादा भूखमरी है, उसका सर्वे करती है। तो उन्होंने निकाला था दुनिया में 119 देश ऐसे हैं जिसमें भूखमरी है। उसमें भारत का भी नाम था जब अटल जी की सरकार थी, लेकिन भारत का नंबर लास्ट था, 119वां था, आखिरी नंबर भारत का था। अगर अटल जी को थोड़ा समय मिल जाता तो यह देश भूखमरी के कलंक से निकल जाता, बाहर निकल जाता। एकदम लास्ट आकर के खड़े थे, लेकिन सरकार चली गई, यूपीआई, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री आए। भाइयों बहनों, अभी उन्होंने जो सर्वे किया है और उन्होंने पाया है कि दुनिया में 79 कंट्री हैं जहां भूखमरा है, बाकी निकल गए, बाकी 40 के देश उसमें से बाहर आ गए। अभी उन्होंने निकाला ना 79 कंट्री ऐसे हैं जहां भूखमरी की हाल है, और उसमें निकाला, उसमें हिंदुस्तान का नंबर 65वां है। हम 119 पर से 65 पे आ गए।
यानी हमारी भूखमरी बढ़ी। भाइयों बहनों, पाकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, ये भी हमारे से पीछे है। क्या दिया आपने? 10 साल में देश को भूखमरी देने का पाप आपने दिया है। और आप क्या क्या भाषण करते हैं? वो कहते हैं कि बीमारी के बीच एक दीवार है, दीवार। 1 घंटे तो खत्म होने अब बताइए, गरीबी के आगे एक दीवार है, दीवार, ऐसा कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये दीवार और दरार करने के काम किसने किए हैं? 4 बजे को ये दीवारें अमीर और गरीब के बीच दीवार किसने पैदा की? अगड़े और पिछड़े के बीच में दीवार किसने पैदा की? शहर और गांव के बीच दीवार किसने पैदा की? ये बात आपने की है। सरकार और जनता के बीच भी आपने दीवार पैदा की है। आपको कुछ नहीं दिखाई देता। और भाइयों बहनों, जिनके पास देश को आगे कैसे ले जाएंगे इसकी सोच नहीं है, कुछ करने के लिए हौसला नहीं है, वो भाइयों बहनों न देश को बचा सकते हैं, न देश को कुछ दे सकते हैं। आप देखिए सुरक्षा के क्षेत्र में क्या हाल है। पाकिस्तान की सेना आकर के हमारे जवानों के सर काट के ले जाए, और आप ये कहें अगर आगे ऐसा हुआ तो देख लिया जाएगा। उसके थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान की सेना ने आकर के बंकरों में हमारे जवानों को गोलियां मार करके भून दिया। तो डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में क्या कहा? पार्लियामेंट में कहा कि सैन्य के, पाकिस्तानी सैन्य के कपड़े पहन करके कुछ लोग आए थे, तो सेना ने विरोध किया। डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा उसके खिलाफ सेना ने कहा नहीं, जो लोग आए थे वो पाकिस्तानी सैनिक थे, सिर्फ कपड़े पहनकर आए हुए टेररिस्ट नहीं थे। अब ये तो हाल है। डिफेंस मिनिस्टर और हमारी आर्मी, इनके बीच में भी तालमेल नहीं है। तो मुझे बताइए भैया, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? कौन बचाएगा हमें? भाइयों बहनों, देश का दुर्भाग्य देखिए, ये लोग, पाकिस्तान की सेना हमारा सर काट लेती है और कुछ दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं तो जयपुर में चिकन बिरयानी का भोजन कराते हैं और कहते क्या है, ये तो प्रोटोकॉल है। तो क्या उनका प्रोटोकॉल सर काटना है क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के पास न दिशा है, न देश की दशा सुधारने के लिए उनके पास कोई दृष्टि है, कोई कार्यक्रम है। ये ऐसी पार्टी है जिसके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी की कमाल देखिए, उसके जन्म से आज तक उसने कितनी बार नाम बदले। इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां से निकलते निकलते कभी संस्था कांग्रेस हो गई, कभी सिंडिकेट कांग्रेस हो गई, कभी कांग्रेस आई हो गई। उस समय कांग्रेस आई इंदिरा थी, अब कांग्रेस आई का मतलब क्या है? इटली। ये तो हाल हो गया है। उन्होंने नाम बदला, पार्टी का निशान भी बदला। पहले 2 बैलों की जोड़ी लेकर के आते थे, वो कत्ल खाने चला गया। फिर गाय बछड़ा लाए,
वो भी कत्ल खाने चला गया। अब हाथ लेकर के आए हैं। और ये कांग्रेस वालों को पहचानना भाई, चुनाव जब आते हैं ना तो हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ दिखाते हैं, उसके बाद हाथ आजमाते हैं और मौका मिलते ही हाथ की सफाई शुरू। ये हाथ की सफाई वालों से बच के रहना होगा। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी देश का भविष्य नहीं बदल सकती। स्पीच कटिंग और मैं विश्वास से कहता हूं, शिवराज जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया है, आज गुजरात सारे हिंदुस्तान में विकास की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है भैया? आज गुजरात की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये विकास क्यों हो रहा है गुजरात में? किसके कारण हो रहा है? भाइयों बहनों, ये गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि गुजरात की जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। काम करने का अवसर दिया है। आप भी शिवराज जी को तीसरी बार सरकार बना दोगे, मैं दावे से कहता हूं 5 साल के भीतर 5 साल के भीतर वे मध्य प्रदेश को गुजरात से भी आगे ले जाएंगे। ये मैं विश्वास से कहता हूं आपको। भाइयों बहनों, अभी तो शिवराज जी को बहुत तकलीफ है। अभी तो शिवराज जी को बहुत तकलीफ है। एक तकलीफ तो ये थी, जब यहां भाजपा की सरकार बनी तो बंटाघार लोगों ने ऐसा गड्ढा कर दिया था 10 साल में तो मध्य प्रदेश का गड्ढा भरने में ही शिवराज जी का टाइम गया। बहुत मेहनत करनी पड़ी। सारी पुरानी बुराइयां मिटाते बड़ी मुश्किल से बराबरी में लाई। दूसरी मुसीबत थी, आए दिन दिल्ली की सरकार परेशान करती है, बातें करे, काम कुछ न करे। आपको मालूम है, इंदौर दाहोद रेलवे लाइन याद है? प्रधानमंत्री खुद आके शिलान्यास कर गए थे 2008 में प्रधानमंत्री खुद आकर के दाहोद इंदौर रेलवे लाइन का शिलान्यास करके गए। अभी तक नक्शा भी नहीं बना है। ऐसी तो सरकार है। क्यों? क्योंकि दाहोद गुजरात में पड़ता है, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर यहां रेलवे आएगा ही तो उधर मोदी जोर मारेगा, इधर शिवराज जोर मारेगा। मत डालो। यही था इनका खेल। जहां भाजपा सरकारें हैं वहां रोड़े डालो। शिवराज जी को दिल्ली की यूपीए की सरकार काम नहीं करने देती है, काम में रोड़े अटकाती है, रुकावटें डालती है। उसके कारण उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ झेलनी पड़ती है। भाइयों बहनों, लेकिन ये मुसीबत अब लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। सिर्फ 200 दिन का सवाल है। 200 दिन के बाद पार्लियामेंट का चुनाव होगा, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होगी। आपके दोनों हाथ में लड्डू है।
एक हाथ में भी नहीं है। दिल्ली में भी भाजपा, यहां भी भाजपा, दोनों सरकार मिलकर के मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको भाग्य बदलने का भरपूर काम होगा और इसलिए मैं चाहता हूं 25 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएं। आप भी वोट दें, औरों से भी वोट दिलवाएं। सुबह ठंड हो तो भी संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोलोगे? बोलोगे? पहले मतदान, पहले मतदान, आप बोलिए फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के। फिर मिलेंगे चुनाव आज माननीय मोदी